हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल हेमन अचीवर पर। तो हम लोग क्लास कर रहे थे पॉलिटी की। तो पॉलिटी को हम लोग देख रहे थे कि हम लोग ने जान लिया था कि संसदीय हम लोग देखे भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास यात्रा, जितने भी ब्रिटिश शासन काल में जितने भी संविधान का निर्माण किया गया था, जिस प्रक्रिया के अनुसार संविधान का निर्माण किया गया था, उन जिस अधिनियम के तहत संविधान का निर्माण किया गया था, जितने भी कानून पारित किए गए थे, उन सभी चीज़ों को हम लोग ने देख चुके थे। तो हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग अगले चैप्टर क्लास स्टार्ट किए थे, चैप्टर नंबर 2, जो कि कहता है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं। जो भारतीय संविधान है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या भारतीय जो संविधान है ये कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ से लिया गया है। जो कि हम लोग कहते हैं कि भारत का जो संविधान है विभिन्न देशों से जुड़ा हुआ संविधान। जैसे कि हम लोग कहते हैं कुछ अनुच्छेद, कुछ अधिनियम ब्रिटेन से लिए गए हैं, कुछ अमेरिका से लिए गए हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं, कुछ यूएसएसआर, जो कि आज के समय हम लोग रूस के नाम से जानते हैं, जो कि पहले उसको हम सोवियत संघ के नाम से जानते थे। उन सभी चीज़ों को देखें तो क्या ऐसी हम लोग को देखें तो हमारे जो संविधान है, तो उन संविधान की जो विशेषताएं, उस संविधान में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, हमारे जो मूल संविधान में क्या विशेषताएं हैं। और साथ ही हम लोग देखें तो जो हमारा संविधान है, संविधान जैसे कि कहते हैं कि भारत का जो संविधान है लचीला है या कठोर है। भारत के संविधान में भी हम पिछले भी देख चुके थे कि लचीला संविधान क्या होता है, लिखित संविधान का। उस समय हम चीज़ों को हम लोग बता रहे हैं बार बार, उसमें जब भी बातें आ रही हैं कि लिखित संविधान किसे कहते हैं, अलिखित संविधान किसे कहते हैं, आखिर जो भारतीय संविधान वो कैसा संविधान है, लिखित संविधान है या अलिखित संविधान है। क्या जो लिखित संविधान होता है वो सिर्फ लिखित संविधान लिखा हुआ होता है, हम जिसे अलिखित संविधान कहते हैं, क्या उस अलिखित संविधान को लिखा हुआ संविधान नहीं होता है। उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था। उसी तरह से जैसे कि हमने क्या कहा कि जो शासन की प्रणाली होती है, कोई अध्यक्षीय प्रणाली होती है तो कोई कौन सी संसदीय प्रणाली होती है। तो हम लोगों ने क्या कहा कि जैसे अन्य प्रणालियों को भी जिक्र किए हुए थे, तो वहीं अध्यक्षीय प्रणाली जो है, तो अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली में अन्य प्रणालियों से क्या अंतर है, क्या भिन्नताएं और क्या समानताएं हैं। तो जो भारतीय शासन, जो भारत का जो संविधान है, वो कौन से शासन प्रणाली के तहत अधिनियमित किसी भारत राज्य को संचालित करता है। साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि जो भारत का संविधान है लिखित संविधान है, तो लिखित संविधान जो कि मूल संविधान से क्या जो हमारा संविधान है उसमें जो संशोधन करने की प्रक्रिया है, तो क्या अमेरिका में जितने संशोधन कठोरता से संशोधन करने के, जैसे कि कहा जाता है कि जो अभी वर्तमान की हम बात करें, वर्तमान समय में अमेरिका के संविधान में लगभग सिर्फ 27 संशोधन किए गए हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में अभी तक लगभग 105 संशोधन किए जा चुके हैं। क्या संशोधन की प्रक्रिया में क्या इतना लचीला है भारत या इतनी कठोर है। इतनी संशोधन करने की प्रक्रिया वजह क्या बनी, क्यों वजह इतनी है, क्या कारण है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये भी जानेंगे कि जो भारत का संविधान है दिन प्रतिदिन अभी कहाँ तक एक होता है, एक राष्ट्र की परिपक्वता क्या होती है संविधान के ऊपर आश्रित होती है। अगर कोई लोकतंत्र राष्ट्र है और लोकतंत्र राज्य है, कोई राज्य हो या राष्ट्र हो, तो क्या होता है कि उसकी मूल संविधान से जुड़ी होती है। तो क्या संविधान भी बताता है कि संविधान के अनुसार ही पता चलती है कोई राष्ट्र कहाँ तक परिपक्व मात्रा तक पहुँच चुकी है, कहाँ तक विकास की यात्रा कर चुके हैं, लोकतंत्र की भूमिका कहाँ तक अदा करती है, कहाँ तक अधिकारों का सम्मान करती है। उन सभी चीज़ों को भी हम लोग चर्चा करेंगे। और ये भी हम बात करेंगे कि क्या होता है कि जो हमारी संविधान है, संविधान के जो संशोधन की प्रक्रिया भी बता चुके हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग देखते हैं पहला क्या है। पहला जिक्र हमने क्या किया हुआ था, जैसे कि हमने पहले ही बता चुका था कि जो भारतीय संविधान है, तो भारत के संविधान की जो कि विकास यात्रा है, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक विकास यात्रा हम लोग ने सही उसके पृष्ठभूमि बता चुका था कि कहाँ से किसने संविधान सभा का प्रस्ताव रखा, पहली बार किसके द्वारा रखा गया, क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, इसके पीछे कारण क्या थे। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग जानेंगे जो हमारा मूल संविधान, जो हमारा संविधान है, उसमें कौन कौन से विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता देखते हैं हम पहले, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान, हमारे संविधान विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा ली है।
जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जो भारत का संविधान है ये पूर्ण रूप से अलग अलग संविधान से प्रेरणा ली गई है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग कहते हैं यूएसए को ले सकते हैं, ब्रिटेन को ले सकते हैं। जैसे ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिया गया है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं यूएसएसआर, जैसे कि आज के समय में हम लोग रूस कहते हैं, रूस। अब उसी समय जैसे कि हम लोग कहते हैं कि 1960 भारत शासन अधिनियम 1935 अधिनियम 1935, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से भारत और अन्य देशों से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, अन्य देशों से भी लिया गया है संविधान। तो क्या किया गया है, तो हमने क्या कहा कि जो भारत का जो संविधान है इतना बड़ा, अगर कोई पूछे कि इतना सबसे लिखित संविधान है, बृहद लिखित संविधान है, इसके कारण क्या है, इसके मुख्य वजह क्या है, ये भी हम बात करने जा रहे हैं, ये भी चर्चा करेंगे। तो हमने क्या कहा, जो भारत का जो संविधान है, जो भारतीय संविधान है, वो क्या किया गया है, विभिन्न देशों से प्रेरणा लेकर बनाई गई संविधान है। और साथ ही एक अन्य देशों जैसे यूएसए, ब्रिटेन, यूएसएसआर, और साथ ही जो कि हम लोग, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग ने पढ़े पिछले लेक्चर में आप लोग देखे होंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 जब हम अध्ययन किए हुए थे, तो उसमें पता होगा कि जब भारत शासन अधिनियम 1935 का जो संविधान है, तो हमारा मूल संविधान का 60% हिस्सा जो है इसी से जुड़ा हुआ है। 60% हिस्सा भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। क्यों? इसका कारण ये था, क्या हम लोग उसमें बदलाव नहीं कर सकते? बदलाव न करने की मुख्य वजह यह थी कि क्या होता है, किसी नियम के लिए, किसी चीज़ के लिए लोग आदी हो चुके होते हैं। अगर हम लोग बात करें, अगर कोई भी नियम बनाते हैं, कोई अधिनियम बनाते हैं, कोई एक्ट बनाते हैं, तो क्या एक उस समाज में लोग उस नियम को पालन करेंगे, उसके अनुसार संचालित होंगे? नहीं, उसके पीछे भी क्या होता है, एक लंबा प्रक्रिया लगता है। लेकिन इसी वजह से क्या किया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसलिए अपनाने की मुख्य वजह थी कि भारत उस अधिनियम के, उस कानून के आदी हो चुके थे उसमें। तो उसी तरह से उस 60% हिस्सा क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब कहा गया है कि भारतीय संविधान बृहद रूप से लिखित संविधान है। मतलब भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा क्या है, लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्यों? देखिए, हमने बताया हुआ था कि जो कि देखिए, पहले एक क्या होता है, लिखित संविधान होता है, एक क्या होता है, लिखित संविधान, ठीक है। एक होता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, ठीक है। एक क्या होता है, लिखित संविधान होता है, एक अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान, जो कि लिखित संविधान को हम जान सकते हैं कि लिखित संविधान क्या, लिखित संविधान और लिखित संविधान में अंतर क्या है। अभी हम लोग जब इसके बारे में चर्चा कर लेंगे तो हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। यूएसए से कौन कौन से भाग लिए गए हैं, ब्रिटेन से क्या लिए गए, यूएसएसआर से क्या लिए गए। हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले आहिस्ते आहिस्ते पढ़ते जाइए, कोई हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब कोई परेशानी नहीं होगी, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, डाउट नहीं होंगे। अब देखिए, लिखित संविधान जो है, लिखित और लिखित संविधान में क्या अंतर है। देखिए, भारत को हम लोग भारतीय संविधान को अलिखित संविधान क्यों नहीं कहते हैं? मुख्य वजह थी कि भारत क्या था, 1947 से पहले, हम लोग चाहे आज़ाद हुआ था 1947 से, तो क्या हुआ था कि भारत को एक संविधान सभा का निर्माण, भारत में एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। और संविधान सभा उसने एक जिम्मेवारी उठाई, क्या करने की, संविधान निर्माण करने की। तो संविधान सभा द्वारा हम लोग उसमें कहते हैं कि मुख्य भूमिका किसकी थी, भीमराव अम्बेडकर। तो हम लोग ये नहीं कह सकते, भारत के संविधान के जनक कहे जाते हैं, ठीक है, लेकिन एक हम लोग कहें कि संविधान के निर्माण में एक संविधान सभा का उतना ही योगदान था जितना कि एक भीमराव अम्बेडकर, तो उतना ही हम लोग कहें। तो लिखित संविधान जो है, लिखित संविधान के साथ क्या और लिखित संविधान क्या अंतर है? अंतर यह है कि एक निश्चित समय अवधि में क्या कहता है, निश्चित समय अवधि में क्या बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है। निश्चित समय अवधि में एक संविधान सभा द्वारा एक संविधान का निर्माण किया जाता है, तो उसे हम लिखित संविधान कहते हैं। वहीं एक परंपराओं और प्रथाओं के द्वारा निर्मित संविधान, जैसे कि परंपराएं चलती आ रही है, उन प्रथाओं के अनुसार एक जिस संविधान का निर्माण किया जाता है उस हम अलिखित संविधान कहते हैं। एक
एक छोटे शब्द हम समझे तब, ठीक है। यहाँ तक जैसे कि हम लोग कहते हैं कि भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान क्या है, एक लिखित संविधान है। वहीं अगर हम बात करें अलिखित संविधान, ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान के श्रेणी में रखा जाता है। कि इसके कारण यह है कि वो संविधान जो है एक दिन में या 1 साल या 2 साल एक निश्चित सभा द्वारा एक निश्चित समय अवधि में नहीं बनाया गया, कि उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है, एक समय नहीं, एक आर्य परंपराओं और प्रथाओं के द्वारा निर्माण संविधान है, ठीक है। ये वो हमारा क्या कि इसीलिए क्या है, भारत विश्व का सबसे बड़ा बृहद लिखित संविधान है। क्यों? जब मूल संविधान बना था तो मूल संविधान के भारत के मूल संविधान में लगभग 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि मूल संविधान जो भारत की जो मूल संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें 395 अनुच्छेद और अभी तक से कितने भाग हो चुके हैं, 470 अनुच्छेद, ठीक है, 470 अनुच्छेद और 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ, ठीक है। यहाँ तक देखिए क्या कहा कि जो मूल संविधान से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियाँ का उपस्थिति है। तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ, ठीक है। और अभी तक से अब प्रेजेंट टाइम 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए हमने क्या कहा, बृहद संविधान, और साथ साथ हम लोग कहें यहाँ पर क्या है, एक प्रस्तावना भी है। क्या है? एक प्रस्तावना भी है। क्या है? प्रीएम्बल जिसे कहते हैं, प्रीएम्बल। इसमें भी क्या है, 470 प्रस्तावना प्लस 470 अनुच्छेद हैं। ये हुआ हमारा संविधान। अब अगला विशेषता है, हमें देखिए भारतीय संविधान मूल रूप से लिखित अब पूछ दिया जाए बृहद रूप से लिखित संविधान है, और पूछ दिया जाए कि जो भारत का संविधान है बृहद क्यों है, बड़ा क्यों है, इसका कारण क्या है बड़ा होने के, उसके बड़ा होने की मुख्य वजह क्या है। तो अब देखिए यहाँ तक समझिए। पहले हम लोग इसे समझने से पहले हम क्या करना चाहिए, इसे मिटाते हैं हम लोग। पहले इसे थोड़ा लिख, कॉपी, पेन और कॉपी लेकर बैठिए, ठीक है। जब भी क्या दिक्कत हो, जब भी कोई परेशानी हो, जब भी लगता है कहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा हो, और कोई चीज़ होता है कि ऐसी बातें होती है जो लिखा नहीं होता है, उसे सिर्फ आवाज़ बोल दिया जाता है, तो आपको लगा इम्पोर्टेंट है उसे लिख लिया कीजिए, ठीक है। और साथ ही अब देखिए बात करें हम लोग किसकी, हम लोग बात करनी है कि जो भारतीय संविधान है, भारत का जो लिखित संविधान है, इतनी बड़ी क्यों हो गई, इतनी बृहद क्यों हो गई, बड़ा होने के मुख्य कारण क्या थे। तो हम लोग देखते हैं बड़ा होने के कारण क्या थे। देखिए इसे मिटाते हैं हम लोग। देखिए बड़ा होने का कारण क्या है, बृहद बड़ा संविधान होने का कारण क्या है। पहला कि हम लोगों ने क्या किया कि अलग अलग देशों को संविधानों का आच्छादन किया, उसे अध्ययन किया और उसे छाट छाट कर अपने संविधान के अनुसार, अपने समाज के अनुरूप, अपने संस्कृति के अनुरूप, अपनी सभ्यता के अनुरूप क्या किए, उसका कुछ भाग निकाल कर अपने संविधान में जोड़ने का प्रयास किया, ठीक है। और पहला चीज़ कि भारत क्या विविधता है, भारत क्या है विविधता। आप लोग पढ़ते होंगे, आए हर चर्चा में रहती है, भारत का एक विविधता में एकता वाला देश है। क्या है भारत में, क्या है विविधता है, डाइवर्सिटी है। और डाइवर्सिटी, जहाँ अधिक डाइवर्सिटी रहेगी वहाँ अधिक कानूनों की आवश्यकता पड़ेगी। और बात करें क्या होता है कि अगर हम लोग बात करें कि धर्म को लेकर बात करें
चाहे जाति को लेकर बात करें, चाहे संस्कृति को लेकर बात करें, चाहे खान पान को लेकर बात करें, चाहे नियम की बात करें। अगर केंद्र में अगर धर्म को लेकर बात करें तो धर्म क्या होता है, धर्म के अनुसार हम बात करें कि जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्म, जैन, बौद्ध, पारसी अन्य धर्म भी हैं, ठीक है। अब क्या है कि भारत का एक पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, ठीक। इसके बारे में जानेंगे, पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष की ऐसी चर्चाएं बनी रहती है, इन सब चीज़ों के बारे में जिक्र किया जाएगा, क्या पंथ निरपेक्ष और क्या धर्मनिरपेक्ष, इन सब शब्दों में अंतर करेंगे हम लोग। अब क्या है कि अगर हम बात करें कि क्या किया जा रहा है कि विविधता हमने कहा, तो विविधता क्या है, जैसे कि हमने धर्म को केंद्र में रखा, तो धर्म के जो कोई व्यक्ति, कोई राज्य क्या है कि वो धर्मनिरपेक्ष है, तो सभी धर्मों का सम्मान किया जा रहा है। तहे दिल से हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और सम्मान करने के साथ ही, सम्मान के साथ हम क्या करेंगे उसका, कि जो उसकी परंपराएं हैं, जो अच्छी परंपराएं, अच्छा उसके चली आ रही परंपराएं और प्रथाएं हैं, उसका भी सम्मान करना, उसकी प्रथा का भी सम्मान करना। तो उसके लिए क्या बनना पड़ेगा, जहाँ पर विविधता रहेगी, विविधता वाले देशों में या राज्यों में अधिक कानून की आवश्यकता पड़ेगी। और साथ ही जो भारत का जो व्यवस्था है, हम लोग देखें तो क्या है कि जो भारत की व्यवस्था है कुछ एकात्मक है, कुछ संघीय है ना। तो क्या होता है कि भारत की जो व्यवस्था है कुछ केंद्र और राज्य की स्थिति में, केंद्र और राज्य के समन्वय की स्थिति के अनुसार संचालित होता है। तो मुख्य वजह बड़ा होने की कारण क्या थी कि भारत की जो विविधता है यह थी। और हम लोग बात करें कि जो भारत शासन अधिनियम बात किए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 का जिक्र किए हैं, 1935 का, इसका भी बहुत बड़ा योगदान था। क्यों? इसका योगदान इसलिए था कि हमने इस बात को जिक्र किया हुआ कि जो भारत का जो मूल संविधान है, जो भारत के जो संविधान से जब संविधान सभा का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय भारत में संचालित जो थे ब्रिटिश का शासन था, ब्रिटिशर्स का शासन था। उस शासन के अनुसार जो कानून थे उसके अनुसार संचालित किया जाता, और अन्य भी कानून थे। तो क्या है कि जो कि भारत शासन अधिनियम के 1935 के तहत भारत के लोग इसके आदी हो चुके थे। इसके अनुसार अपने एक होता है कि उस कानून को समझने की प्रक्रिया में थे। अगर हम उस कानून को पूर्ण से खारिज कर देते तो क्या होता, उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव क्या है, प्रभाव क्या है, क्या होता है, समाज पर पड़ता, भारतीय समाज पड़ता। इसकी वजह से हम लोगों ने क्या कहा कि भारत शासन अधिनियम के जो कुछ भी वजह, जो उसमें कुछ अधिक से अधिक भागों को, जैसे कि 60% भाग क्या आते हैं, भारत का जो मूल संविधान है उसका 60% हिस्सा किससे लिया गया है, भारत शासन अधिनियम से। एक कारण हुआ। और साथ ही दूसरा कारण ये हुआ कि जैसे कि विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा ली गई है, मतलब कि अलग अलग देशों से क्या किया गया, संविधान को आच्छादन करके क्या किया गया, उसको अध्ययन करके भारत के संविधान में जोड़ा गया है, ठीक है। ये कारण हुए। कारण कोई पूछे तो निम्न कारण हुए, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए अगला क्या कह रहा है कि संविधान की सर्वोच्चता, भारत के जो संविधान है, जो विशेषता है, हम लोगों ने क्या कहा, भारत के संविधान क्या है, सर्वोच्च है। इसकी प्रमुख विशेषता है क्या है, संविधान की सर्वोच्चता क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता है। मतलब कि अगर सर्वोच्चता की बात की गई है, संविधान की सर्वोच्चता की बात कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी देश, जैसे कि कोई कहता है कि क्या होता है, कहीं शासन क्या होता है, लोकतंत्र होता है कि राजतंत्र होता है कि ना। तो हम जैसे प्रजातंत्र और जैसे कि हम बहुत कहीं भी शासन देखिएगा, प्रजातंत्र और राजतंत्र देखने को मिलती है। कहीं कहीं लोकतंत्र में लोगों का शासन, लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है, लेकिन कहीं कहीं आनुवंशिक राजतंत्र की प्रक्रियाएं आज भी देखने को मिलती है। उस शब्द के अनुसार हम जिक्र करें तो जिक्र के अनुसार हम बात करते हैं कि जो इसमें संविधान की सर्वोच्चता की बात की गई है, जो भारतीय संविधान की एक मूल विशेषता बताई गई है, एक विशेषता नहीं है, एक विशेषता का मूल विशेषता का एक भाग है, ठीक है, कि भारत के जो संविधान की सर्वोच्चता है क्या है, संविधान की सर्वोच्चता का जिक्र किया गया है कि संविधान क्या है, सर्वोच्च है। और इसके उल्लंघन के लिए ऐसा कोई विधि नहीं बनाई जाएगी, जो संविधान, ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा, ऐसा कोई अधिनियम नहीं बनाया जाएगा कि जो कि क्या हो वो भारत के संविधान के उल्लंघन करो, भारत के संविधान के उल्लंघन करे, चाहे लोगों का अधिकारों का हनन हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए ये चीज़ किया गया है। अब बात किया गया है कि अब अगला है कि संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर ये अनम्य और नम्य संविधान का मिश्रण, एक क्या है, कठोर और लचीला, क्या है, एक कठोर और लचीला, क्या, कठोर और लचीला, ठीक। हम लोगों ने क्या कहा
कि भारत का जो संविधान है, अगर हम लोग बात करें, जो अमेरिका का संविधान है, संशोधन करने की प्रक्रिया क्या है, कठोर है। अभी तक से अमेरिकी संविधान में सिर्फ 27 संशोधन हो चुके हैं, सिर्फ 27 संशोधन हुए हैं। लेकिन वहीं अगर हम भारतीय संविधान की बात करें, अभी तक से लगभग 105 संशोधन अमेंडमेंट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि भारत का संविधान न तो कठोर है, न ही लचीला है। एक क्या है, एक समन्वय, बीच की समन्वय की प्रक्रिया के आधार पर चलती हुई प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ तो समय है। भारत का संविधान क्या है, न ही लचीला है, न ही कठोर है। वहीं अमेरिका संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, वो क्या है, कठोर है। अब अगली देखी जा रही है, संविधान में परंपराओं की भूमिका का भी महत्व दिया गया है। हमने क्या कहा कि अगर हम लोग देखा जाए कि बृहद होने के कारण क्या है, बृहद होने के कारण हमने ये भी बताया कि इसके पीछे परंपराएं भी हैं, जो कि हमारे संविधान में विविधता के देश होने के कारण, विविधता होने के कारण इनमें लोग परंपराओं और प्रथाओं को मानने वाले बहुत सारे अपने धर्मों के अनुरूप चलने वाले लोग थे। तो उसमें क्या किया गया है, भारत के संविधान में क्या किया, परंपराओं का भी महत्व उतना ही दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसमें मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, जो कि मूल कर्तव्य जो है, हम लोग बता दें कि मूल कर्तव्य जो है वो मूल संविधान में उपस्थित नहीं थे। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अब क्या है कि जो इसमें मूल अधिकार और मूल कर्तव्य की घोषणा की गई है, क्या है कि इसमें मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, जैसे कि एक नागरिक होने के नाते आपका क्या अधिकार बनता है और क्या कर्तव्य बनता है। अगर हम लोग भारत का अधिकार और जैसे कि अगर कहा जाए, लोग कहते हैं, आए दिनों चर्चाएं बनी रहती हैं कि लोगों द्वारा कहा जाता है कि ये हमारा अधिकार है, लेकिन उनके द्वारा ये नहीं कहा जाता कि ये हमारा कर्तव्य भी है। अगर हम लोग क्या किया जाता है, महात्मा गांधी द्वारा एक कोटेशन में कहा गया था कि अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से करते हैं तो आपका अधिकार कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन, उनका कुछ ऐसा ही कहने का तात्पर्य हुआ था, उनके शब्दों में पूर्ण से नहीं कॉपी करें, उनका कहने का आधार यही था। अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से अपना जिम्मेवारी के साथ करते हैं तो आपके अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। तो क्या बात यहाँ पर है कि जो हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य का जिक्र नहीं था, उसे 1976 द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अब हम लोग क्या कहा कि जो कि मूल अधिकार है, मूल अधिकार क्या है कि अगर कोई व्यक्ति का अधिकार का हनन होता है, अधिकार दिया गया है, तो 12 से 35 तक संविधान, तो हम देखेंगे 14 से 18 से 14 में क्या किया गया है, अन्य भागों में देखेंगे क्या क्या मूल अधिकार में जिक्र किए गए हैं। उसी तरीके से बात कहा गया है कि जो अधिकार है, जब किसी व्यक्ति का अधिकार का हनन होता है, जैसे कि अधिकार का हनन होने के साथ ही एक कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन होता है, अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत का जिक्र किया गया, 226 और 32 का जिक्र किया गया है, और साथ ही मूल कर्तव्य का भी घोषणा की गई है। और उसमें नागरिक होने के नाते, एक राज्य का नागरिक होने के नाते क्या आपका कर्तव्य भी बनता है। और देखिए अब क्या है, संविधान कानून के मूलभूत सिद्धांतों को अनुरूप व्याख्यायित होता है। मतलब कि ये कहा गया है, जो भारत का जो संविधान है, जो भारत का मूल संविधान है, वो अन्य संविधान से भी क्या होता है, व्याख्यायित होता है। कैसे कि अगर बात करें हम लोग कि भारत का जो संविधान है, ये बहुत ही क्या है कि जैसे मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप है, जैसे विधि का शासन और नैसर्गिक न्याय। भारत का जो संविधान है वो नहीं कि आपके किसी के मन में विचार आया कि एक ऐसे कानून चला जाएगा, ऐसे राज्य चला जाएगा, नहीं, वैसे नहीं हो सकता। एक विधि के अनुसार चलाया गया शासन है, विधि के द्वारा ही यहाँ पर शासन को संचालित किया जाएगा। और साथ ही ये भी कहा है नैसर्गिक न्याय, जो कि नैसर्गिक न्याय है, जैसे कि हम जानेंगे क्या होता है नैसर्गिक न्याय। जैसे कि हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक अधिकार, जैसे कि हम बात नैसर्गिक न्याय के अंतर्गत ही आता है कि प्राकृतिक अधिकार भी आते हैं, नेचुरल राइट। जैसे कि नेचुरल राइट क्या होते हैं, जो कि इसके विचारक कौन थे, जॉन लॉक, ब्रिटिश विचारक जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित किया गया था इस विचार को। तो प्राकृतिक, जो कि जेरेमी बेंथम द्वारा एक वैचारिक थे, जो कि प्राकृतिक न्याय सार्वभौमिक होते हैं, सभी के लिए होते हैं।
तो उसी तरह से अन्य विचारक भी थे, जेरेमी बेंथम। उसी तरह से जब हम लोग इसके लिए हम विस्तृत क्लास लेंगे कि नैसर्गिक न्याय क्या होती है, तो उसी तरह विधि के साथ साथ नैसर्गिक न्याय क्या होता है, व्याख्यान्वित करते हैं संविधान की। अब देखिए क्या कहा गया, भारतीय संविधान संसदीय प्रभुत्व और न्यायिक सर्वोच्चता की अभूतपूर्व सामंजस्य बनाए रखता है। देखिए क्या है कि भारतीय संविधान विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि जो भारतीय संविधान में है, तो भारतीय जो संविधान है, न ही किसी को अधिक शक्ति दी गई है, न ही किसी को कम शक्ति दी गई है, और साथ ही और किसी को शक्तियों का बंटवारा साथ सामंजस्यपूर्ण किया गया है। और सामंजस्यपूर्ण करने का तात्पर्य ये हुआ कि शक्तियों का बंटवारा के साथ यह भी किया गया आपके अधिकारों की भी। देखिए, जब संविधान निर्माण किया जा रहा था उस समय संविधान सभा में उपस्थित जितने भी लोग थे, उन्होंने सोचा कि अगर शक्ति का बंटवारा और शक्ति का सामंजस्यपूर्ण बंटवारा न किया जाए तो आए दिनों में न्यायालय की जिम्मेदारियां अधिक हो जाएगी, उसमें अधिक से अधिक केसेस जाने लगी, अधिक से अधिक उसमें पिटिशन जाने लगेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि शक्तियों का बंटवारा सामंजस्यपूर्ण कर दिया गया। कैसे? जैसे कि हम लोग कहते हैं कि राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, हम पढ़ेंगे क्यों, कैसे, कौन कौन से केंद्र के भाग है, जैसे कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उन्होंने 3 भागों में क्या किया, सूचियों को भी विभक्त कर दिया गया। और साथ ही जैसे कि क्या किया गया, संसदीय प्रभुत्व, और संसदीय प्रभुत्व और न्यायिक सर्वोच्चता में अभूतपूर्व, जैसे चाहे संसदीय हो चाहे न्यायपालिका हो, तो उसमें विधायिका चाहे कार्यपालिका हो चाहे न्यायपालिका चाहे कोई भी अन्य, इन लोगों ने क्या किया गया है, मतलब कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का भी सामंजस्यपूर्ण बंटवारा कर दिया गया है। आपके अधिकार यहाँ तक हैं और आपके अधिकार यहाँ तक है। आपका कानून बनाना, कानून को अच्छे से संचालित करना किनके पास, और किसी का अधिकार का हनन होता है वो किसके हाथों में रहेगा, न्यायपालिका का, किसी व्यक्ति का, किसी नागरिक के अधिकार का हनन न हो सके। ये हुआ। अब किया गया वयस्क मताधिकार का मान्यता। क्या किया गया है, इस संविधान में, मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की भी जिक्र की गई है, जो कि हम लोग क्या कहता है कि वयस्क मताधिकार की मान्यता दी गई है। आप लोग पता हो कि 18 वर्ष आयु में क्या कि कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, मत दे सकता है। और उससे पहले क्या था, आप लोग एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस संशोधन अधिनियम के तहत क्या किया गया कि 21 वयस्क मताधिकार जो कि 21 वर्ष निर्धारित किया गया था उसे घटाकर 18 वर्ष कब और किस अधिनियम के तहत किया गया। कमेंट बॉक्स में करके बताइए, नहीं तो इसका जवाब कल हम लोग देखेंगे। अब क्या होता है कि वयस्क मताधिकार की मान्यता दी गई और नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया। नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया कि किसी राज्य को कहाँ तक, किस तरीके से आगे की ओर, विकास की प्रक्रिया की ओर लाया जा सकता है, उसमें भी इस चीज़ की सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था की गई है। और एकल नागरिकता, ये तो नागरिकता पूर्ण से एक अलग क्लास लिया जाएगा। यहाँ पर क्या किया गया है, एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। और स्वतंत्र न्यायपालिका, क्या कहा जाता है कि अगर हम लोग लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र में अगर न्यायपालिका स्वतंत्र न हो तो उसकी लोगों के अधिकारों का हनन अधिक से अधिक हो सकती है। तो इसी तरह यहाँ पर क्या किया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्याख्या की गई है, जैसे कि अमेरिका के संविधान से जैसे देख सकते हैं, उसी तरह से भारतीय संविधान में भी स्वतंत्र न्यायपालिका देखी जाती है। अब देखिए, केंद्र प्रांत संबंध के आधार पर शासन के प्रकार। अब अगर ऊपर देखते हुए, नीचे दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, इसे मिटाते हैं। हमने क्या कहा कि केंद्र प्रांत संबंध के आधार पर शासन के प्रकार।
केंद्र प्रांत संबंध के आधार पर, केंद्र प्रांत संबंध के आधार पर शासन के प्रकार। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं एक परिसंघीय व्यवस्था होती है। क्या होती है? एक परिसंघीय व्यवस्था, एक संघीय होती है और एकात्मक होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो परिसंघीय व्यवस्था है, जो परिसंघीय व्यवस्था है, जैसे कि मान लीजिए कोई देश है। ठीक है, कोई देश है, उसमें बहुत सारे राज्य भी हैं, बहुत सारे राज्य भी हैं। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि इसमें क्या होता है कि शक्तियों को बंटवारा कर दिया जाता है कि इसमें आप लीजिए एक शक्ति आपके पास है, विदेश नीति आपके साथ, सैन्य शक्ति आपके पास दे दी जाती है राज्य केंद्र की। ठीक है, सेंट्रल को। और साथ ही इसमें क्या होता है कि जो कि संविधान राज्य के भी इस कॉन्स्टिट्यूशन होंगे और केंद्र के कॉन्स्टिट्यूशन अलग होंगे, संविधान अलग अलग होंगे। परिसंघीय कहा जाता है कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। हम इसे परिसंघीय को कहते हैं अविनाशी राज्यों का, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। क्या होता है? विनाशी संगठन। क्यों? क्योंकि इसका कारण, मुख्य कारण यह है कि जितने भी इसमें राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं वो चाहें तो क्या हो सकते हैं, इससे अलग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इससे अलग हो सकते हैं। कोई किसी राज्य को मन चाहा कि जैसे कि उन लोगों को लगा कि हम क्या हो सकें, इस राज्य से अलग हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि यूएसएसआर क्या था पहले, यूएसएसआर जैसे आज रूस कहते हैं, तो जितने भी आज के देश देखते हैं उसके अगल बगल कजाकिस्तान ना, सेंट्रल एशिया के देश देखते हैं, उन सब क्या थे, एक यूएसएसआर के भाग थे। लेकिन वो क्या था? परिसंघीय देश था। अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, मतलब अविनाशी एक साथ दिखेंगे, लेकिन जब उन राज्यों को लगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इनसे अलग होना चाहते हैं, तो क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो हम कहते हैं अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। ठीक है, वही संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि हम इसे कहते हैं कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। अविनाशी राज्यों का, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। क्यों अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन क्यों कहा जाता है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहने का मतलब यह हुआ कि अगर जैसे मान लीजिए, उसी तरह से हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि एक देश है, एक सेंटर हुआ, इसमें भी अलग अलग संविधान होते हैं जैसे। लेकिन अगर चाह जाए कि अगर राज्य चाह जाए कि हम केंद्र से अलग होना है, वो चाह कर भी क्या हो सकता है? अलग नहीं हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं अविनाशी हैं, क्या है? सेंटर से अविनाशी हैं, क्या है? एक साथ दिखाई देते हैं ना, अविनाशी राज्य हैं, लेकिन अविनाशी संगठन है, मतलब ये विनाश नहीं हो सकते, ये अलग नहीं हो सकते, चाह कर भी क्या सकते हैं या अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये परिसंघीय हो गया, ये संघीय हो गया। अब एकात्मक में क्या होता है? एकात्मक में क्या होता है कि सेंट्रल क्या होती है? एकात्मक में एक संसद, एक सत्ता। तो सेंट्रल क्या होती है एकात्मक में? सेंट्रल मजबूत होती है, पूर्ण शक्तियाँ किसमें होती है? सेंट्रल में निहित होती हैं। तो भारत क्या है? तो भारत क्या है? तो भारत क्या है? न एकात्मक है, एक क्या है, न परिसंघीय। एकात्मक और संघीय की क्या है? एक समन्वय है। क्या है? एक समन्वय। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि संघीय भारत में किस संविधान, जैसे भारत के राज्यों का संघ है ना, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है। आज चाह कर भी क्या हो सकते हैं, और चाह कर भी क्या हो सकते हैं, भारत से अलग नहीं होकर जा सकते, कोई राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते। और एकात्मक की जिक्र बात करें तो भारत में पूर्ण शक्ति क्या है? राज्य में निहित नहीं है। भारत क्या है? भारत क्या है? संघीय और एकात्मक की एक क्या है? समन्वय की शक्ति है। और साथ यही बता दें, मूल संविधान में क्या है? संघीय शब्द का जिक्र नहीं किया गया है कहीं भी। और इसी तरह से ये समझ में आ गया परिसंघीय किसे कहते हैं, संघीय किसे कहते हैं, एकात्मक किसे कहते हैं। अगर आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन क्या कहलाता है, तो आप लोग क्या कहिए? परिसंघीय। अब विनाशी राज्यों का विनाशी संगठन किसे कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए, एक समझ लीजिए जैसे कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, कि अगर जैसे कि भारत के एग्जाम्पल के तौर पर कहें, भारत में 28 राज्य हैं, चाह कर भी क्या हो सकते हैं? अलग अलग नहीं हो सकते।
तो हम उसे कहेंगे कि क्या है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है, चाह कर भी अलग नहीं हो सकते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें, लेकिन एक एग्जाम्पल तौर पर भारत है नहीं, भारत क्या हम लोग देखेंगे क्या है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। भारत राज्य के अलग अलग संविधान अलग नहीं, शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ठीक है। अब उसी तरह से परिसंघीय में क्या है, और हम एग्जाम्पल के तौर पर भारत को रखें तो क्या है, भारत अगर जैसे मान अलग अलग देशों की शक्तियाँ हैं और आपको शक्ति दे दी जाए कि आप भारत से अलग हो सकते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि क्या है, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन है। जैसे कि यूएसएसआर कहता है अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन था, जो कि बाद में क्या किया गया, वो 14 देशों में 15 देशों में क्या हो गया, विखंडित हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे भारतीय जो व्यवस्था है वो कैसी व्यवस्था है, जो भारत के जो संविधान की जो व्याख्या, जो कि हम देखे थे कि अमेरिका से कौन कौन से अंग लिए गए हैं। जैसे ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली गई है, अन्य न्यायपालिका की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। उसी से अन्य भाग जैसे ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना देखते हैं, प्रस्तावना में जो कि प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, लेकिन जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा भाग किस देश से लिया गया है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कुछ भाग ब्रिटेन से लिए गए हैं, कुछ भाग अमेरिका से लिए गए हैं, कुछ भाग ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, इस हिसाब से अन्य देशों से लिए गए हैं। उससे पहले देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन और अमेरिका से कुछ अधिकांश भाग भारतीय संविधान से लिए गए हैं, भारतीय संविधान में लिए गए हैं। तो उन सभी पहले देखते हैं ब्रिटेन और अमेरिका में क्या भिन्नताएं और क्या समानताएं शासन में। देखिए ब्रिटेन पहले देखते हैं। ब्रिटेन क्या है, एक संवैधानिक राजतंत्र है। देखिए क्या है, तंत्र में इसका होता है कि तंत्र, राजतंत्र क्या हुआ, जैसे कि लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र होता है, धर्मतंत्र होता है, राजतंत्र होता है, कुलीन तंत्र होता है। मतलब कि कहने का तात्पर्य हुआ, इसकी क्लास हम लिख चुके हैं, इसकी अच्छी तरह से डिबेट हो चुकी है पिछले वाली लेक्चर में, जब आप लोग देखिएगा। तो उसमें क्या हम लोग कर सकते हैं कि राजतंत्र जो है और लोकतंत्र जो है, चाहे धनतंत्र जो है, लोकतंत्र में इसका कहता है कि लोगों का शासन लोकतंत्र में इसका होता है लोगों का शासन। वहीं राजतंत्र में इसका होता है राजा द्वारा शासन, मतलब कि लोग द्वारा कोई भी चुने प्रतिनिधि ही क्या कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा द्वारा शासन। कुलीन तंत्र में क्या होता है, जितने भी धनी द्वारा और पतियों द्वारा क्या कहते हैं, किसी राष्ट्र पर, किसी राज्य पर शासन को संचालित किया जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें धर्मतंत्र में, तो धार्मिक लोगों द्वारा, धर्म विद्वानों द्वारा क्या किया जाता है, शासन को संचालित किया जाता है। तो उसी तरह से क्या कहा जा रहा है, जो ब्रिटेन है वो क्या है, एक संवैधानिक राजतंत्र है। संवैधानिक राजतंत्र कहने का मतलब कि वहाँ पर तो राजतंत्र है, लेकिन वहाँ पर किसके अनुसार, राजा अपने अनुसार कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, उसके लिए क्या है, एक संविधान है, संविधान के अनुसार ही कार्य कर सकता है, ठीक है। अब दूसरा संसदीय प्रणाली क्या है, एक संसदीय प्रणाली व्यवस्था है, जो कि संसदीय प्रणाली व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी एक अलग से लेक्चर ली गई है, देख लीजिएगा। और तीसरी बात यहाँ क्या है, एक अलिखित संविधान है। संसदीय प्रणाली बता दें हम क्या है कि भारत जैसे देख सकते हैं ब्रिटेन के, भारत भी क्या द्विसदनीय है, तो वहाँ पर भी क्या है संसदीय प्रणाली में कि वहाँ पर भी क्या द्विसदनीय है। एक सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं, एक को हम लोग कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जो कि हम लोग देखें तो हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या होते हैं, ए निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। और हाउस ऑफ कॉमन में नामांकित होते हैं, क्या नामांकित होते हैं। और आपको ये भी बता दें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में नामांकित होते हैं। और साथ में इसमें 12 क्या होते हैं, विधि वेतार होते हैं, मतलब विधि विशेषज्ञ होते हैं। क्या होते हैं, विधि विशेषज्ञ होते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि एक क्या होते हैं, उन लोगों को, जैसे कुलीन लोग हैं उन लोगों को नामांकित करके इसमें भेज देता है, और 12 अन्य विधि विशेषज्ञ होते हैं। जब भी क्या होता है, जब भी संविधान के, जब भी कोई भी नियम, कोई भी संविधान क्या होता है कि जैसे कि हाउस ऑफ कॉमन से कोई अधिनियम पारित हुआ, ठीक है, कोई कानून पारित हो रहा है, ठीक। अब हाउस ऑफ कॉमन ने उसे खारिज कर दिया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास आया, हाउस ऑफ कॉमन से पारित हुआ, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास आया। अब क्या है कि अगर कोई अधिनियम हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास आया
तो उसके पास ये शक्ति नहीं कि एक बार वापस कर देगा, क्या करेगा, इसे वापस एक बार भेज सकता है, ठीक है। लेकिन जब वही अधिनियम दूसरी बार फिर से आता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास, इसके पास कोई चारा नहीं बचती, इसे पारित करना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसमें अब हम लोग कहते हैं कि हाउस ऑफ जो लॉर्ड्स है, जो विधि वेता है, तो क्या होता है कि यहाँ पर जब हम यहाँ पर देखते हैं संवैधानिक राजतंत्र में क्या होता है, यहाँ पर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं देखी जाती। जैसे कि कहा जाता है कि न्यायपालिका मतलब जैसे कि हम लोग का 12 विधिवेता जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में है, उन्हीं के द्वारा ही न्यायिक निर्णय लिए जाते हैं, न्यायिक निर्णय लिए जाते हैं। और साथ 2009 ईस्वी में क्या किया गया, ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के ही 12 सदस्य इसमें भी उपस्थित हो गए, वहीं सदस्य क्या हो गए, यहाँ पर उपस्थित कर दिए गए। और बता दें हम कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि क्या हुआ 19वीं सदी से क्या किया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। अब इसे उतनी जनसंख्या नहीं है, नामांकित सदस्य अब उतने नहीं है, बहुत ही गिने चुने लोग इसमें क्या होते हैं, नामांकित होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या अलिखित संविधान कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बस लिखित और अलिखित संविधान में बस इतना अंतर है कि लिखित संविधान जो होता है कि एक चली आ रही प्रथाओं, और लिखित संविधान जो होता है एक निश्चित समय अवधि में एक संविधान सभा द्वारा निश्चित समय अवधि में निर्माण किया जाता है, जिसे हम लिखित संविधान कहते हैं। वहीं अलिखित जो संविधान होता है वो परंपराओं और प्रथाओं से निर्मित हुआ रहता है। तो उसी तरह से कहा गया है कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का क्या है, एक अलिखित संविधान है। और अलिखित संविधान होने के नाते वहाँ पर क्या होता है, और संसदीय प्रणाली होने के नाते, राजतंत्र होने के नाते वहाँ पर क्या होती है, संसद शक्तिशाली होती है। क्या होती है, संसद वहाँ पर शक्तिशाली होती है। संसद शक्तिशाली होने का मतलब क्या हुआ, शक्तियों का बंटवारा नहीं तो एकात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलती है, क्योंकि संसद क्या है, पूर्ण रूप से शक्तिशाली है वहाँ पर। और हेड ऑफ स्टेट क्राउन, वहाँ पर हेड ऑफ स्टेट क्राउन होते हैं, जो कि आप लोग जानते हैं जैसे कि हमारे हेड ऑफ स्टेट जो है वो क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। उसी तरह से वहाँ के हेड ऑफ स्टेट क्या होते हैं, क्राउन होते हैं। वो क्या होते हैं, मतलब कि वो क्या होते हैं, उन लोग एक जन्मजात, जैसे कि हम एक नामांकित, उसी तरह से हेड ऑफ स्टेट क्या होते हैं, क्राउन होते हैं, जैसे कि राजा होते हैं, ठीक है। अब द्विसदनीय व्यवस्था, अब क्या किया जाता है कि द्विसदनीय व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। द्विसदनीय व्यवस्था जैसे कि हमने क्या कहा, संसदीय प्रणाली क्या है, द्विसदनीय, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इससे निम्न सदन मतलब निचला सदन कहते हैं, इसे निचला सदन कहते हैं, निचला सदन। उसी तरह से इसे उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। उस तरह हम समझ चुके हैं क्या क्या इसका शक्तियाँ हैं क्या क्या। उसी तरह से यहाँ पर न्यायिक पुनर्वालोकन नहीं, क्या न्यायिक, जैसे कि कहा जाता है यहाँ पर क्या है, जुडिशरी रिव्यू। और भारतीय न्यायपालिका के पास शक्ति है, कोई भी विधि, कोई भी अधिनियम पारित होता है तो उसके पास कुछ शक्ति है कि वो क्या कर सकता है, न्यायिक पुनर्वालोकन, जुडिशरी रिव्यू कर सकता है। उसमें क्या, बस इसके पास यही देख सकती है कि कोई भी विधि, कोई भी अधिनियम क्या उस नियम के अनुसार तो पारित होना, जिस नियम के अनुसार बनाया गया है, वो नहीं चेक कर सकती उस अधिनियम में क्या चीज़ समाहित है, वो जुडिशरी रिव्यू नहीं हो सकती। तो एक चीज़ पर यहाँ पर न्यायपालिका क्या होती है, एक कमजोर की स्थिति में कमजोर स्थिति में पाई जाती है ना, कमजोर से कमजोर स्थिति में पाई जाती है, ठीक है। ये हुए ब्रिटेन। अब देखिए अमेरिका में संघीय शासन प्रणाली क्या होता है, संघीय शासन प्रणाली, और साथ ही अध्यक्षीय शासन। यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था देखने को मिलती है, जैसे कि एक प्रतिनिधि सभा होती है, एक होता है सीनेट, ठीक है। सीनेट को हम लोग उच्च सदन कहते हैं, प्रतिनिधि सभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं। और एक यहाँ पर क्या होता है, लिखित संविधान। क्या होता है, जहाँ पर भी लिखित संविधान होंगे वहाँ पर क्या होंगे, शक्तियों का बंटवारा हुआ रहेगा। आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ पर एक क्या होता है कि एकात्मक शासन प्रणाली, जहाँ पर संसद शक्तिशाली हो तो वहाँ पर क्या होगा, एकात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलेगा। उसी तरह से जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था के साथ साथ लिखित संविधान हो, और लिखित संविधान होने के नाते वहाँ पर शक्तियों का पूर्ण रूप से बंटवारा हो, तो वहाँ पर जब शक्तियों का पूर्ण से बंटवारा हो तो क्या हो सकता है कि वहाँ पर शक्तियों को लेकर कोई भी निर्णय को लेकर टकराव होता रहेगा। तो उसी के लिए अब कोई संविधान बनाया गया, तो संविधान के लिए क्या व्याख्या करने के लिए कोई संस्था होनी चाहिए, कोई कानून होना चाहिए, कोई नियम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कहते हैं, न्यायपालिका
तो न्यायपालिका को व्यवस्था दी जाती है, न्यायपालिका स्थापित की जाती है। तो इसी तरह से जहाँ पर लिखित संविधान देखे जाते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, शक्तिशाली न्यायपालिका क्या होती है, शक्तिशाली होती है। अब दोहरी नागरिकता, यहाँ पर क्या है, अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता का व्यवस्था है। यहाँ पर जो है ब्रिटेन में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। दोहरी नागरिकता में ये कह सकते हैं जैसे कि ब्रिटेन अमेरिका हुआ, अमेरिका में बहुत सारे राज्य भी हैं और सेंटर भी है, ठीक है, सेंटर भी है। तो एक सेंटर की भी सिटीजनशिप होगी, नागरिकता होगी, और एक अलग अलग राज्य के भी आपके पास नागरिकता होगी। जैसे कि हमारे भारत में क्या है, भारत देश में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। अब हम नागरिकता के बारे में अस्तर से चर्चा करेंगे कि आप किसी, हमारे पास है कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को अपना लेते हैं तो आपकी स्वतः ही अपने आप ही भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो कैसी होती है, क्या होती है, नागरिकता लेने के कितने दिन समय होती है, कैसे लिया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर शक्तिशाली न्यायपालिका होती है। और शक्तियों का स्पष्ट विभाजन क्या होता है, जैसे अन्य जैसे शक्तियों का यहाँ पर क्या किया जाता है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है। ये चीज़ है हमारे अमेरिका और ब्रिटेन के। अब इन सभी चीज़ों को समाहित किया कि भारत के कुछ चीज़ों को भारत में लिया गया, जैसे कि भारत में शक्तिशाली नागरिकता है, वहीं पर एकल नागरिकता यहाँ पर देखना, शक्तिशाली न्यायपालिका है तो भारत में भी देखी जाती है। संसदीय शासन प्रणाली देखी जाती है, संसदीय प्रणाली देखने को मिलती है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। अब उसी तरह से शक्तिशाली न्यायपालिका। अब हम लोग देखते हैं लिखित संविधान, जो कि क्या है, अमेरिका की क्या है, लिखित संविधान। देखिए लिखित संविधान है, तो लिखित संविधान है तो भारत भी क्या है, लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान होने के नाते क्या होता है, यहाँ पर न्यायपालिका शक्तिशाली होती है, ठीक है, ये चीज़ हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान से कौन कौन से भाग ब्रिटेन से, अमेरिका और अन्य देशों से लिए गए हैं, ठीक है, इसे लिख लीजिए। आलोचना की जा रही थी, तो हम आलोचना देखने से पहले हम देख लेते हैं जो भारतीय संविधान की जो विवरण है वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, जो स्रोत है वो कहाँ कहाँ से लिए, किस देशों से क्या क्या स्रोत लिए गए हैं। तो हमने पहले देखा कि ब्रिटेन और अमेरिका संविधान से अधिकांश क्षेत्र लिए गए और अधिकांश स्रोत लिए गए हैं, और साथ साथ भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो हमने यह भी बताया कि 60% जो मूल संविधान है, 60% हिस्सा जो संविधान का वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो आज हम बात फिर से हम देखते हैं कि जो कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन से कौन कौन से शासन लिए गए, कौन कौन से अंग लिए गए हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली क्या है, जो संसदीय शासन प्रणाली है वो किससे लिए गए हैं, वो ब्रिटेन से लिए गए हैं। और साथ ही संसदीय विशेषाधिकार, जो संसद के विशेषाधिकार है वो भी कहाँ से, ब्रिटेन से लिए गए। विधि का शासन ना, विधि का शासन, एक हमने क्या किया था, जब क्लास लिया था, विधि का शासन और विधि द्वारा शासन, रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ ना, तो उसके द्वारा आप लोग बता देंगे विधि का शासन और विधि द्वारा शासन दोनों में क्या अंतर है, उसको जानना हो तो आप हमारे लेक्चर देख सकते हैं। लिया गया है कि विधि का शासन और विधि द्वारा शासन, रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ में क्या डिफरेंसेस है। तो क्या हुआ, विधि का शासन जो है वो कहाँ से लिया गया है, वो ब्रिटेन से लिया गया है। एक क्वेश्चन जो है अभी कभी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, विधि का शासन किस देश से भारतीय संविधान में जो प्रसिद्ध है किस देश के स्रोत हैं, तो किस देश से, ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन से लिया गया है। अब देखिए संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, मतलब ये कहा गया है कि राष्ट्रपति की जो स्थिति है संवैधानिक रूप से वो कैसी स्थिति है, इस प्रक्रिया का, जैसे कि कहा जाता है वो राष्ट्र प्रमुख होता है, राष्ट्र प्रथम नागरिक होता है, वो क्या होता है, राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वो एक प्रक्रिया जो स्थिति है वो किस देश से लिए गए हैं, वो देश जो है ब्रिटेन से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया जो है ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, जैसे कि हमने बताया था कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की स्थिति, मतलब कि अगर मान लीजिए 100 सीटें हैं, ठीक है, 100 सीटें हैं, कोई व्यक्ति 21% लाता है, 100% सीट है,
21%, 15%, तो इसी तरह से 30%, 20%, इसे मैंने कोई 30% लाया, ठीक है। तो अगर हम लोग कहें इसमें कौन व्यक्ति जीतेगा, इसमें व्यक्ति देखें तो 30% जो है वो इसके अनुसार भी कम है, अधिक कोई वोट नहीं है, लेकिन इन सब तुलना के अनुसार क्या करता है, ये जो 30% है क्या है, सबसे अधिक मात्रा में है। इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मतलब जिसके जितने अधिक मत होंगे उसके अनुसार जीत की निर्णय दिए जाते हैं। मंत्रिमंडल प्रणाली जो है वह भी कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है। और रीट जो कि अनुच्छेद 32 में रीट का प्रावधान है, तो हम जब मूल अधिकार पढ़ेंगे उसमें रीट हम अन्य क्या क्या रीट है तो उस सब देखेंगे हम लोग मूल अधिकार में। तो रीट का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है। अब देखिए अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, एकल नागरिकता तथा उपराष्ट्रपति का पद। ध्यान रखिए उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से और राष्ट्रपति के पद की संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन से। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, जब राष्ट्रपति पर कोई महाभियोग चलाया जाता है तो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, जहाँ जब भी क्या होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है, किस प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा, वो जो प्रक्रिया है वो अमेरिका से लिया गया है भारतीय संविधान में। अब आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व जिसे हम DPSP कहते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ये ध्यान रखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से, आयरलैंड से। राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया अमेरिका से। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति कहाँ से, ब्रिटेन से। आयरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, मतलब राष्ट्रपति लाया जा सकता है आयरलैंड की प्रक्रिया के अनुसार आयरलैंड से। जैसे कि राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। उन पर महाभियोग चलाना हो तो प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, वो अमेरिका से। और उनकी जो संवैधानिक स्थिति कैसी रहेगी वो प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। और साथ ही राज्यसभा में सदस्यों का नॉमिनेशन, आप लोग पढ़ाया जाए कि राज्यसभा में सदस्य जो नॉमिनेशन होते हैं, नॉमिनेट किए जाते सदस्य हैं, तो ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, वो आयरलैंड से ली गई है। लेकिन निर्वाचित सदस्यों की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, देखिए आगे हम लोग देखेंगे, जो कि दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आगे देखते हैं हम लोग कनाडा में क्या है, कनाडा में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, मतलब केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा किया जाता है, तो प्रक्रिया कहाँ से, कनाडा से ली गई है। और केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियाँ, आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है कि शक्तियों का बंटवारा है, जैसे किसी कहते हैं राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची। लेकिन क्या होता है कि दिन प्रतिदिन अगर देखा जाए कुछ आज के नियम जो है, हो सकता है कि 50 साल के बाद वो काम ना करें, और सूचियाँ वो कार्य भी कुछ अलग परिणाम हो, कुछ अलग आवश्यकता पड़ जाए, तो कुछ ऐसे भी किसी ऐसे विषय पर भी नियम बनाना हो जिस विषय पर नियम न बना हो, ऐसी शक्तियाँ जरूरी हो जो शक्तियाँ किसी के अंतर्गत, न राज्य की सूची के अंतर्गत आती हो, न केंद्र की सूची के अंतर्गत आती हो, न समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हो, तो हम उसे अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो हो किस में रहेगी, केंद्र में निहित होती हैं। तो इसके लिए कहाँ से प्रावधान कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी अधिकारिता कहाँ से, कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया के जो समवर्ती सूची हमने बताया कि राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, तो क्या होता है समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदन हैं, दोनों को संयुक्त बैठक करने की प्रक्रिया वो किस देश से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका में संशोधन की प्रक्रिया, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से संबंधित है, वो दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, देखिए हमने क्या कहा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन राज्यसभा के नॉमिनेशन सदस्यों के निर्वाचन कहाँ से होता है, किस देश से लिया गया है, वो आयरलैंड से लिया गया है। अगर निर्वाचन की बात है तो दक्षिण अफ्रीका, अगर नॉमिनेशन की बात है राज्यसभा के सदस्यों की तो कहाँ पर, आयरलैंड, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, जैसे कि फ्रांस, इसे मिटाते हैं, इसे लिख लीजिए। देखिए अब हम लेते हैं फ्रांस जो है कि फ्रांस स्वतंत्रता, समानता
और बंधुत्व का सिद्धांत और गणतंत्र व्यवस्था की गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। जैसे कि हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता की भावना, समानता की भावना और बंधुत्व की भावना किस देश से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस से ली गई है? वो भी फ्रांस से ली गई है। अब जब भी क्या होता है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन की प्रक्रिया जो है, सिद्धांत जो है, वो कहाँ से ली गई है? जर्मनी से ली गई है। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। और साथ ही सोवियत संघ, जो कि पहले क्या था, जो कि आज के समय से सोवियत संघ विखंडित हो गया था, हम इससे सबसे बड़ा क्षेत्र बचा हुआ है रूस, पहले हम USSR के नाम से जाना करते थे। तो उस देश से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में जिक्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। ठीक है, प्रस्तावना में जिक्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है वो कहाँ से लिया गया है? USSR से लिया गया है। ये हुआ हमारे संविधान के स्रोतों का विवरण। अब हम लोग जानेंगे, अगले क्लास में देखेंगे प्रस्तावना के बारे में क्लास लिया जाएगा। अब तो अगर देखा जाए तो क्लास चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगी, प्रीएम्बल, जो कि आप सब जो भी डाउट हो प्रस्तावना में जितने भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जिन चीज़ों को हम लोग देखे हैं तो उन सब चीज़ों का जिक्र करेंगे। और साथ ही ये भी देखेंगे कि कौन सा भाग कहाँ से कैसे, और ये भी बता दें कि जो भारत संविधान अधिनियम 1935 है उसका 60% हिस्सा जो है, उसका 60% मतलब कि संविधान का 60% हिस्सा वो भारत शासन अधिनियम 1935 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। और अगले क्लास में देखेंगे प्रस्तावना, प्रीएम्बल में क्या क्या चीज़ है, कहाँ से लिया गया है, अब क्यों संविधान की व्याख्या किस तरह से करता है, संविधान का हिस्सा है कि नहीं है, उसके कारण, उसके हर चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।